गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सभी को शाम की नमस्कार। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मॉडल पेपर के मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ। सभी क्वेश्चन 2023 के सीबीएसई बोर्ड पेपर में आए हुए हैं। सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से करके चलें, मतलब बढ़िया तरीके से जो है पूरे क्वेश्चन समझते हुए तब आगे बढ़ें। तो देखें, अब आगे क्वेश्चनों को मैं समझा रहा हूँ मॉडल पेपर के। तो क्वेश्चन हो गए हमारे जो है उस समय क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको। क्वेश्चन नंबर 25 मैंने बताए थे। तो 25 के ए पार्ट बता दिया था मैंने। अब 25 का बी पार्ट समझा रहा हूँ, समझिए, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 25 हम चल रहे हैं जो है, और क्वेश्चन नंबर 25 का कौन सा पार्ट है बेटा? बी पार्ट है। तो इसमें लिखा हुआ है विच टर्म ऑफ द AP 65, 61, 57, 53 ... is the first negative term. तो इसमें कौन सा, अगर हम इसका क्वेश्चन का मतलब है कि इस समांतर श्रेणी को, इस AP सीरीज को हम इसी प्रकार लिखते जाएं, तो इसमें कौन से नंबर पर वो वाला नेगेटिव टर्म आएगा, यानी माइनस वाली संख्या आएगी। भाई ये इस प्रकार हमारी जो AP सीरीज है ये क्या हो रही है? 65 इसका पहला टर्म है, फिर 61, फिर 57। इसमें से हर बार 4 कम होता जा रहा है। तो हर बार 4 कम होता जा रहा है, तो लास्ट में आके यहाँ पे कौन सा नेगेटिव टर्म होगा, कौन से नंबर पे नेगेटिव टर्म आएगा, माइनस वाला टर्म आएगा, पद आएगा, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। तो बेटे देखो, मैं इस क्वेश्चन को इस प्रकार बताता हूँ। इसको बताने के अलग तरीका है मेरा। जैसे ये हमारा हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, इक्वल क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म। अब इसमें हम D निकालेंगे। भाई हमारा ये फर्स्ट टर्म हो गया, प्रथम पद हो गया, A का मान 65 हो गया। अब इसका D निकालेंगे तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 61 माइनस के ये हो जाएगा हमारा 61 माइनस के 65, तो ये हो गया हमारा माइनस के 4। अब उसके बाद में इसी प्रकार जब हम चलते चल रहे हैं जो है, मान लीजिए इसका AN टर्म जो है हमने क्या मान लिया? 0 मान लिया। AN टर्म हमने क्या मान लिया? 0। यहाँ पे 0 कोई टर्म इसका है या नहीं है, लेकिन मैंने इसको AN को यहाँ पे मैं 0 लेके चल रहा हूँ। तो देखो मैं इसको किस प्रकार करता हूँ क्वेश्चन को। AN बराबर A प्लस n-1 इंटू D, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। अब इसमें AN की वैल्यू क्या है? 0 है। ये A की वैल्यू कितनी है? 65 है, प्लस n-1, n हमें पता नहीं है, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है बेटा? -4। D की वैल्यू हमारे पास कितनी है? -4। अब हम क्या करेंगे, इसको इधर ले लीजिए आप, -65, 0 इसको मैंने इधर ले लिया, बराबर n-1 मल्टीप्लाई हो गया -4। अब ये हो गया -65 अपॉन -4 बराबर n-1। इस माइनस ये माइनस कट गया। अब इसको इधर ले लीजिए आप, ये हो जाएगा 65 अपॉन 4 प्लस 1 बराबर n, इसके नीचे 1 मान लिया हमने, 4 एलसीएम ले लिया। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 65, इसका इसमें करेंगे 4, तो ये आ गया हमारा 69 अपॉन 4। यहाँ तक हम पहुँच गए करते हुए क्वेश्चन को जो है। अब 4 से इसमें 69 में डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 4 बन जा 4, 2 बचा, उतार लिया हमने 9, 4 बन जा 4। अब हमने ये उतार लिया, तो इसमें 4 7 जा क्या हो गया ये बेटा? 28। यहाँ पर क्या बचा? 1। यहाँ पर क्या बचा? 1। 4 7 जा 4 बन जा 4, यहाँ पर 2 बचा, और ये 4 7 जा 21। तो इसको हम लिख सकते हैं 7 होल 1 अपॉन 4, n इक्वल 7 होल 1 अपॉन 4। तो अब ये जो है इसका 0, जब हम टर्म की बात कर रहे हैं एक तरह से, तो ये इतना आ रहा है हमारा 7 होल 1 अपॉन 4 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो इससे अगला टर्म होगा वो n बराबर, अब इसमें हम क्या करेंगे, एक ऐड कर देंगे, 7 + 1, 18th टर्म हमारा इसका नेगेटिव टर्म होगा। 18th टर्म हमारा क्या होगा बेटा?
नेगेटिव टर्म होगा। आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, 18 टर्म्स निकाल के चेक कर सकते हो। A18 बराबर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो A की वैल्यू है हमारे पास बेटे 65 प्लस ये हो गया 17 मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू बेटे हमारे पास कितनी है माइनस के 4, तो ये आ गया 65 माइनस के 68 बराबर माइनस के 3। तो ये हमारा A18 का मान कितना आ रहा है माइनस के 3। यानी कि ये जो 18 वाला माइनस के 3 जो टर्म आ रहा है वो कौन सा आ रहा है 18 वाला टर्म आ रहा है। यानी कि नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव टर्म क्या हो जाएगा 18वां टर्म हमारा कैसा होगा नेगेटिव टर्म होगा। हमको इसको इसी प्रकार लिखते जाएँ तो 18वें नंबर पे जो वैल्यू आएगी वो माइनस की 3 होगी जो है, तो वही हमारा सबसे पहला नकारात्मक पद है, मतलब जो है जो माइनस में है, तो 18 टर्म होगा। तो इस प्रकार अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है पेपर में तो आप इसे इस प्रकार सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे जाके हम पहुँच गए, ये हमारा होल में आ रहा है 17 होल 1/4, इसमें आप एक ऐड कर दीजिए। अब जैसे मैं इसको आप चेक करो, यहाँ पे अगर मान लो इसी का तुम 17 टर्म चेक करो तो 17 टर्म हम जब निकालेंगे इसका तो 17 टर्म 100% पॉजिटिव आएगा, आप चेक करके देख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो जाएगा A प्लस 16D। तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटे 65 है प्लस 16, और ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई, और D की वैल्यू है हमारे पास माइनस के 4, तो माइनस 4 रख लिया यहाँ पे, तो ये 65 माइनस के 64 यानी क्या कितना आंसर आ रहा है +1। तो 17 टर्म इसका किस में आ रहा है हमारा पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन 18 टर्म हमारा क्या आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो इसका 18 टर्म जो है वो क्या होगा नेगेटिव टर्म होगा। इस प्रकार इसको यह क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अच्छा क्वेश्चन था ये, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया अच्छी तरीके से इसे समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चनों की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। तो बेटे अगला क्वेश्चन समझिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अच्छा क्वेश्चन था ये, बढ़िया क्वेश्चन था, इसे बढ़िया तरीके से समझ के चलें। हाँ तो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये बात हमें इसमें प्रूव करनी है। तो बेटे इस क्वेश्चन को तो मैं यूपी बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा बता के हिंदी में चलूँगा। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध कीजिए, इसका मतलब है सिद्ध कीजिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखो इसको बेटे समझ के चलना, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। हम क्या करते हैं इसमें मान के चलते हैं, माना ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए इस क्वेश्चन को भाई मैं थोड़ा नहीं बताऊंगा। ये सीबीएसई बोर्ड के बच्चन इसे आप इसमें से एनसीईआरटी में सेम इसी प्रकार रूट 2 एक रिलेशनल नंबर है, रूट 3 का रिलेशनल नंबर है, सेम उसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप उसे इस प्रकार कर सकते हैं। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा यूपी बोर्ड वाले बच्चों को हिंदी में बताना चाहूँगा। तो माना रूट 5 एक हमने मानी एक परमेय संख्या है, एक हमने क्या मानी परमेय संख्या है, हम ये मान के चल रहे हैं। तो रूट 5 एक परमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, जब रूट 5 एक परमेय संख्या है तो रूट 5 बराबर मान लिया मैंने यहाँ पर a/b। रूट 5 बराबर क्या मान लिया a/b मान लिया, और यहाँ पर b जो है वो डज नॉट इक्वल 0 होगी, और यहाँ पे हम लिखेंगे a और b ये कैसी हैं, a और b सह अवाज्य संख्याएँ हैं, सह अवाज्य संख्याएँ हैं। a और b हमारी कैसा है ये बेटे, ये उनको समझ में नहीं आता बिल्कुल भी इंग्लिश में पूरी तरह से, इसलिए मैं इसको थोड़ा हिंदी में बता के चल रहा हूँ। तो ए और बी हमारी कैसी हैं, ये सह अवाज्य संख्या है। सह अवाज्य संख्याओं का मतलब होता है कि जैसे इसमें कोई 2/3 ये दोनों सह अवाज्य संख्याएँ हैं, क्योंकि इसमें कोई भी 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है।
कोई भी गुणनखंड कॉमन होता है, 1 का ही दोनों में डिवाइड हो रहा है और किसी से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए ये कैसी है, सहभाज्य संख्या है। तो हमने ये मान लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा हमारा 5 इक्वल, ये हो जाएगा a²/b²। अब हम इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो a² बराबर क्या आ गया, ये 5b²। a² बराबर क्या आ गया भाई, हम इसका स्क्वायर करेंगे, वर्ग करेंगे तो ये 5 स्क्वायर रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या रहेगा, ये a²/b², इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है तो a² बराबर क्या आ गया हमारा 5b² आ गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे a², इसको हम डाल देंगे यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे लिखेंगे a² 5 से विभाज्य संख्या है, a² 5 से विभाज्य संख्या है। तो जब a² 5 से विभाज्य है तब a भी 5 से विभाज्य संख्या होगी, a भी 5 से विभाज्य संख्या होगी, a भी 5 से विभाज्य संख्या होगी। जब a² 5 से विभाज्य है तो बेटा a भी 5 से विभाज्य संख्या होगी। अब हम क्या करेंगे, a बराबर इसको मान, जब a 5 से विभाज्य है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 5c, a बराबर 5c। अब इस मान को इसमें फर्स्ट में रखने पर, इस मान को फर्स्ट में रखने पर, इस मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो a बराबर 5c इसमें पुट करेंगे तो ये हो गया 5c का होल स्क्वायर बराबर, ये हो गया हमारा 5b²। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25c² बराबर 5b², इसको नीचे ले जाएंगे इसकी तो b² बराबर हो जाएगा 25c²/5, ये से कट गया 5 बार तो ये आ गया 5c²। तो इसी प्रकार यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे कि b² 5 से विभाज्य संख्या है तो b भी 5 से विभाज्य संख्या होगी, इस तरह से और लिख लेंगे b² 5 से विभाज्य संख्या है, b² 5 से विभाज्य संख्या है, 5 से विभाज्य संख्या है तो b भी 5 से विभाज्य संख्या होगी, b भी 5 से विभाज्य संख्या होगी, 5 से विभाज्य संख्या होगी तो b भी क्या होगी, 5 से विभाज्य संख्या होगी। अब देखिए बेटा, इस a और b सभाज्य संख्या का मतलब है कि a और b में एक के अलावा कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ a भी 5 से विभाज्य संख्या है और b भी 5 से विभाज्य संख्या है तो a और b दोनों में 5 से भाग जा रहा है। तो इसका मतलब हमने इसको जो अपरिमेय संख्या माना है वो गलत मान लिया है। यहाँ पे लिखेंगे अतः हमने √5 को एक परिमेय संख्या माना है, एक परिमेय संख्या माना है जो कि गलत है, माना है जो कि गलत है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड में 3 नंबर में ठोस आएगा, सॉलिड आएगा, यूपी बोर्ड में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी। यूपी बोर्ड के बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लें और कर लें। इसको जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये यूपी बोर्ड के लिए जो है, इसे अपना ढंग से समझ लें इस क्वेश्चन को। तो अब आगे जो इसमें क्वेश्चन हैं उन्हें मैं आपको फिर बताऊंगा अगली वीडियो में। आप इन दोनों क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से अपना समझ लें और पढ़ लें बेटे। थैंक यू, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।